हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस का सब्जेक्ट। तो आज आपको साइंस के सब्जेक्ट के सारे ही डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके देखिए सारे ही टॉपिक कवर करे हैं विद डायग्राम, ठीक है। तो आपको जो भी आपसे पेपर में पूछे जाने वाला है, आपके सारे क्वेश्चन आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे ही डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप यह वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको आज बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन क्या है मिलती रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर देना। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि मैम आप साइंस की वीडियो लेके आइए, तो क्या है आज देखिए हम साइंस की वीडियो आपकी लेके आ गए हैं। और क्या है बच्चे कह रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के मैंने कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ क्या है सारी ही डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे साइंस का सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, जिनमें क्या है श्वसन होता है और क्या है जिनमें कोशिका होती है, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर क्या है ऊतकों का निर्माण होता है। ऐसी वस्तुएं हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं। जैसे कि देखिए आप, सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो जीवित होती हैं और इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना मतलब बहुत ही छोटी इकाई से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं, ठीक है। जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। कोशिका से किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक अंगों के रूप में संयोजित होते हैं। इनका एकीकृत जो रूप प्रणाली होता है उसे अंग प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। सजीवों में कौन कौन आएगा? मनुष्य हो गया आपका, पक्षी हो गए, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके सजीव हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सजीव वस्तुओं के गुण, सजीव वस्तु के ये स्वयं गति करते हैं। देखिए सजीव वस्तु होती है क्या है, वो सांस ले सकती हैं, वह सांस ले सकती हैं, श्वसन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, तो यही तो होती है सजीव वस्तुएं। तो देखिए मनुष्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकता है, बिल्कुल सही है। समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। श्वसन क्रिया करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन कैसे? जैसे पसीने के द्वारा उत्सर्जन होता है आपका, मलमूत्र त्याग करना, ये आपका क्या है उत्सर्जन की क्रियाएं हैं ये सारी। और नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं और क्या है सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। जैसे कोई भी आपकी परिस्थिति हो, कैसा भी आपका एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे क्या है मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। मैंने सीडीपी में पढ़ाया था आपको अनुकूलन, याद है या नहीं याद है? ठीक है। अब देखिए ये हो गई हमारी सजीव वस्तुओं के गुण। नेक्स्ट है हमारा निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो क्या है सांस नहीं ले पाती, श्वसन नहीं होता है, उनमें उत्सर्जन नहीं होता है, तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? निर्जीव वस्तु होती है। और इनमें क्या होता है? ना ही वृद्धि होती है और ना ही विकास होता है, तो ये हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। देखिए आप, निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं है, ठीक है। इनमें जीवन की विशेषता अनुपस्थित होती है। जैसे कि जितनी भी हमारी क्या आ गई ये हो गई लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, लोहा, धातु, पेन, ये सब क्या है? हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। अब क्या है हमारी निर्जीव वस्तुओं के गुण? देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप। इनमें कोई कोशिका नहीं होती है। कोशिका किसमें होती है? सजीव वस्तुओं में होती है, ठीक है। इनमें विकास नहीं होता है, इनमें वृद्धि नहीं होती है, प्रजनन नहीं होता है इनमें, ठीक है। प्रजनन केवल क्या है सजीव वस्तुओं में होता है। जैसे कि आपका मनुष्य है वो बच्चे पैदा करता है, तो क्या है उसमें प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है। गति नहीं होती है, निर्जीव वस्तुएं गति नहीं कर सकती हैं, श्वसन की आवश्यकता नहीं होती, कोई जीवन अवधि नहीं होती। देखिए इनकी कोई जीवन अवधि नहीं है। मृत्यु का अनुभव सिर्फ क्या है सजीव वस्तुओं को होता है, ना कि निर्जीव वस्तुओं को। मृत्यु का अनुभव नहीं होता है इन्हें, ठीक है। अब देखिए सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर देख लीजिए क्या क्या है। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है, ठीक है, और निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। सजीवों में संवेदनशीलता होती है, मतलब क्या है वह फील कर सकते हैं। सजीव क्या है फील कर सकते हैं। आप लोग क्या है आपको खुशी हो, दुख हो, आप सब चीज़ें क्या है फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चोट लग गई आपको दर्द का एहसास होगा, लेकिन क्या है निर्जीव जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें कोई भी आपकी फीलिंग क्या है नहीं होती है, ठीक है। तो निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं होती है। सजीवों में वृद्धि और विकास क्या है दोनों होते हैं, निर्जीवों में वृद्धि और विकास नहीं होता है,
ठीक है। निर्जीवों में क्या वृद्धि होगी, आप देखिए सजीव होते हैं वह क्या है 1 साल होता है, 1 साल उनकी आयु 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, तो क्या है ये वृद्धि हो रही है। और विकास क्या हो गया, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब उसमें क्या है सजीवों में ये सारे विकास होते हैं। ठीक है। सजीवों में निश्चित आकार एवं आकृति होती है, बिल्कुल सही बात है, निश्चित होता है। अब देखिए मेरी जो लंबाई है एक हद तक ही बढ़ सकती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं लंबी होती चली जाऊं जीवन भर, ऐसा नहीं होता ना कि मेरी जो लंबाई है उसका क्या है एक निश्चित सीमा है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप अगर निर्जीव में किसी भी वस्तु को ले लीजिए, आप लकड़ी को ले लीजिए, तो लकड़ी की कोई सीमित लंबाई नहीं है, वह कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है सजीव और निर्जीव में अंतर हो गया। और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं, सही बात है। हम देखिए हम मनुष्य हैं जितने भी, वह क्या है सब श्वसन करते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में श्वसन नहीं होता है। और सजीव वस्तुएं क्या है प्रजनन करती हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में कोई भी प्रजनन नहीं होता है। ठीक है। तो सजीव और निर्जीव आपको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है। अब देखिए प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और क्या हो गया आपको ऊर्जा हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी क्या है हमें निःशुल्क प्राप्त होता है पृथ्वी से। ठीक है। तो ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं और जिनका प्रयोग हम उनमें बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भागों में कौन कौन से, एक तो समाप्त होने वाली वस्तुएं और एक समाप्त ना होने वाली वस्तुएं। तो देखिए समाप्त ना होने वाली वस्तुएं वायु, देखिए वायु क्या है आपका समाप्त नहीं होगी, ऑक्सीजन है, लेकिन वायु में जो ऑक्सीजन होती है अगर आप पेड़ पौधे सब काट देंगे तो क्या है ऑक्सीजन भी समाप्त हो जाएगी। ये आपके पेड़ पौधों के ऊपर है। जो आपका वन है, वन देखिए समाप्त होने वाली वस्तुओं में वन आएगा, वन में ही आपके पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों से हमें क्या है ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। पेड़ पौधों से हमें ही ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप लोग भी अपने घरों पे क्या है पेड़ पौधे जरूर लगाया करें। ठीक है। अब देखिए हम कहाँ थे, समाप्त ना होने वाली वस्तुएं वायु, मिट्टी और ऊर्जा, और समाप्त होने वाली वस्तुएं वन, जीव जंतु, खनिज और कोयला। ठीक है। ये सारी वस्तुएं हैं, ये क्या है समाप्त हो जाएंगी एक समय के बाद। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं। अब देखिए मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है वह आपकी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया मकान हो गया, गाड़ी हो गई, साइकिल, साबुन, ये सारी चीजें क्या है ये मानव द्वारा ही निर्मित करी गई हैं, तो ये क्या हो गई आपकी मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पौधे एवं जंतु। अब देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे थे, सजीव और निर्जीव की बात कर रहे थे। अब क्या है हमारे पौधे एवं जंतुओं की बात आ गई। अब देखिए पौधे क्या है, पौधे मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि क्या है पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन के कारण ही क्या है हम जीवित हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन देते हैं और यही ऑक्सीजन हमें वातावरण से प्राप्त होती है। तो पौधे इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ठीक है। पौधे और जंतुओं में समानता क्या क्या है, पौधे एवं जंतु दोनों सजीव प्राणी हैं। देखिए पौधों में भी क्या है, पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है। आपको पता है ना ये पौधों क्या है, पौधे सजीव होते हैं आपके, पौधों में श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है आपका, तो ये पौधे क्या है आपके सजीव में आते हैं। ठीक है। ये वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए वातावरण में कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो पौधे क्या है उसको फील करते हैं। ठीक है। अगर ठंड होगा, अगर गर्मी होगी, तो क्या है पौधे उसी के हिसाब से उसको फील करके क्या है चेंजेस होते हैं पौधों में। ठीक है। आपने देखा होगा पतझड़ में क्या है सारे ही पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के, तो पतझड़ में क्या है वो आपके एटमॉस्फेयर को फील कर रहे हैं और फीलिंग के बाद क्या है उनमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। तो क्या है पौधे और जंतु दोनों ही क्या होते हैं सजीव प्राणी होते हैं और ये दोनों ही संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतुओं में विभिन्न समानताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखिए दोनों भोजन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका जो पौधे होते हैं वह क्या है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। किससे बनाते हैं भोजन अपना, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य अपना भोजन किससे, पेड़ पौधों से या फिर दूसरे जानवरों से भी अपना भोजन बनाता है। ठीक है। उसके बाद श्वसन की क्रिया दोनों ही करते हैं। श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं आपका क्या है, देखिए मनुष्य क्या है उस श्वसन की क्रिया में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। उत्सर्जन करते हैं दोनों ही, जैसे मनुष्य है, मनुष्य कैसे उत्सर्जन करता है, मनुष्य अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के लिए पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करता है। पसीना, जो आपका पसीना निकलता है उससे आपका उत्सर्जन होता है। मलमूत्र त्याग करना, ये आपका क्या है उत्सर्जन क्रियाएं हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वृद्धि।
देखिए दोनों ही वृद्धि करते हैं। आप मनुष्य में देखिए, मनुष्य में भी क्या होता है, जंतुओं में, जितने भी जीव जंतु हैं सभी में वृद्धि होती है, और आपका पेड़ पौधों में भी क्या है, वृद्धि होती है। गति दोनों ही क्या है, गति कर सकते हैं। जंतु भी गति करते हैं और पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे गति करते हैं, लेकिन क्या है, उनके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रजनन, प्रजनन इनकी समानताएं हैं, क्योंकि पौधों में क्या होता है, पौधों में जनन होता है, आपने पढ़ा है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। ठीक है, और प्रजनन दोनों ही करते हैं, तो इनमें ये समानता हो गई। संवेदनशीलता, फीलिंग, मैंने अभी बताया आपको, दोनों ही क्या है, दोनों ही फील करते हैं, एटमॉस्फेयर की चेंजेस सब दोनों को ही फील होती है, पौधों को भी और जंतुओं को भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौधों और जंतुओं में अंतर। अभी हमने पढ़ी समानताएं कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं, अब हम पढ़ेंगे कि अंतर क्या क्या है। पौधे सामान्यतः एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, देखिए ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, और इनको अगर दूसरी जगह रखना है तो क्या है, किसी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जबकि जंतु क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौधों में क्लोरोफिल होता है और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है जो भी मैंने बताया। जबकि जंतु क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जबकि जंतु क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पौधों में संवेदना बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, जबकि जंतुओं में उच्च स्तर का संवेदन और तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए संवेदना क्या है, देखिए जो आपके अगर मैंने पौधों को छुआ, ठीक है, एक आपका होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक आपका ये है संवेदनशीलता। ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर के लिए है। और यहाँ पे अगर मैं उसके हिसाब से बताऊं कि मैंने अगर पौधों को छुआ, तो एक छुई मुई का पौधा होता है। ठीक है, तो छुई मुई के पौधे में क्या होता है, वहां पे उसमें संवेदना होती है, अगर मैं उसको छूंगी तो वो क्या है, मुरझा जाता है। लेकिन जबकि जंतु हैं वह अत्यधिक संवेदन और तंत्रिका संवेदी होते हैं, और तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का जो मैसेज है उसको क्या है, माइंड तक पहुंचाना, उसको माइंड तक पहुंचाना, यही होता है ना तंत्रिका तंत्र का मतलब मेन काम। ठीक है, तो पौधों में मतलब जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हम अधिक संवेदी होते हैं, हमें हर जो चीज है उसका फीलिंग और उसका मैसेज हमारे माइंड में बहुत जल्दी पहुंचता है। ठीक है, जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जंतुओं और पौधों में अनुकूलन। अब जंतुओं और पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, अनुकूलन, अनुकूलन को अंग्रेजी के अडेप्टेशन, अंग्रेजी में अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, और अडेप्टेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के अडेप्टेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है योग्य बनाना। अनुकूलन का जो मेन मतलब है वह क्या है, जो जहां आप जिस वातावरण में रह रहे हैं आप उसी वातावरण के योग्य बन जाएं, आप उसी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, वही आपका क्या है, अनुकूलन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनुकूलन वह विशिष्ट गुण होता है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास में रहने के लिए योग्य बनाता है। देखिए जो मैंने अभी बात बताई वही लिखी हुई है यहाँ पे, आप जो मैं समझा रही हूँ ना सिर्फ आप उसको फोकस करो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको सुनने में ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, रेगिस्तान में पौधे समुद्री या पहाड़ी पौधों से अलग होते हैं। देखिए रेगिस्तान के पौधे कैसे होते हैं, उनमें क्या है, कांटे होते हैं, जैसे कि आपने ले लिया नागफनी ले लिया, मेहंदी की मेड़ होती है उसको ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेगिस्तानी पौधे हैं, जबकि समुद्री या पहाड़ी पौधे होते हैं उन वो अलग होते हैं, उनमें क्या है, पत्तियां जो होती हैं उसमें पत्तियां होती हैं, जबकि रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं आपके। ठीक है, और जो रेगिस्तानी पौधों में जो आपका नागफनी आता है उसमें कांटे क्या है, पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, जबकि समुद्री या गहरी पहाड़ी जो आपके वाले पौधे होते हैं उनमें क्या है, पत्तियां होती हैं जबकि कांटे नहीं होते हैं। समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको अनुकूलन पढ़ाया, तो अनुकूलन में आप एक बात और ध्यान रखना, पौधों में जो अनुकूलन होता है, पौधों में अनुकूलन, ठीक है, तो अनुकूलन के आधार पर जो पौधे होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका जलोदभिद होता है। ठीक है, ये आप लिख लेना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, जलोदभिद होता है एक आपका, दूसरा होता है आपका मरूदभिद, मरूदभिद, और एक होता है आपका लवणोदभिद, लवणोदभिद, लवणोदभिद। अब देखिए क्या क्या होते हैं, जो आपका जलोदभिद होता है ये पौधे जल में रहते हैं।
ठीक है। और इनकी की जो पत्तियां होती हैं वह क्या होती हैं, कटी फटी होती हैं, जो जलोदभिद वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपका आ जाएगा एक हाइड्रा है, नहीं हाइड्रिला होगा। ठीक है, हाइड्रिला हो गया, और एक कमल हो गया, कमल। ठीक है, कमल और सिंघाड़ा भी कह सकते हैं आप। जलकुंभी हो गया आपका, जलकुंभी, ये भी तो आपका जल में होता है ना, जलकुंभी हो गया। तो ये आपके हो गए जलोदभिद। ठीक है, मरूदभिद पौधे, जो आपके ये पौधे शुष्क वातावरण में होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी जगहों पे। ठीक है, मरूदभिद। इसमें आपका आएगा कैक्टस, वही नागफनी। ठीक है, कैक्टस बोलते हैं उसको, नागफनी, कैक्टस। और एक हो गया आपका बबूल, ये आपके आएंगे मरूदभिद में। और जबकि लवणोद्भिद है, इसमें क्या आएंगे, ये जो होते हैं आपके इन पौधों में खनिज लवणों की, खनिज लवण होते हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है। खनिज लवणों की, खनिज लवणों की अधिकता पाई जाती है। इसके लिए आपका एक पौधा होता है, उसे बोलते हैं राइजोफेरा। ठीक है, राइजोफेरा, राइजोफेरा, ये होता है आपका लवणोद्भिद। ठीक है, लवणोद्भिद में इसमें क्या है, खनिज पदार्थों की या खनिज लवणों की अधिकता पाई जाती है इस पौधों में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पौधों में अनुकूलन के मतलब उस अनुकूलन कैसे होता है, और अनुकूलन के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के, जलोद्भिद, लवणोद्भिद और मरूदभिद। जलोद्भिद क्या है, जल में रहने वाले, जैसे कि कमल और जलकुंभी हो गया। ठीक है, दूसरा था आपका मरूदभिद, ये क्या है, शुष्क वातावरण में होते हैं, जैसे कि रेगिस्तानी वाली जगह पे, जैसे कि कैक्टस हो गया, आपका बबूल हो गया। और तीसरा था आपका लवणोद्भिद। लवणोद्भिद क्या होता है, इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं अधिकता, और ये आपका हो गया राइजोफेरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौधों का वर्गीकरण। अब देखिए पौधों का वर्गीकरण, पौधों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग मूल तंत्र कहलाता है, जो प्रायः भूमि के अंदर वाला भाग होता है। अब देखिए ये आपका पौधा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक गमला है, और ये आपका यहाँ पे इसमें एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला भाग है, इसके पौधे का जो अंदर वाला भाग है, ये आपका कहलाता है मूल तंत्र। ये आपका कहलाता है मूल तंत्र। और जबकि जो ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका कहलाता है पिरहोतंत्र। पिरहोतंत्र। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। पौधे क्या है, मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा, आपका मूल तंत्र, जो आपका क्या है, नीचे वाला भाग होता है, और दूसरा है पिरहोतंत्र, जो क्या है, भूमि से ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पिरहोतंत्र, देखिए ये है द्वितीय भाग, पिरहोतंत्र है, ये भूमि के ऊपर वाला भाग होता है, मैंने अभी बताया आपको, जिसे हम तना एवं पत्तियां कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका, देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये हो गया आपका मूल तंत्र, भूमि के नीचे वाला भाग जो है मूल तंत्र, और ये ऊपर वाला भाग पत्ती और तना, ये हो गया आपका पिरहोतंत्र। ठीक है, पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए पौधों का वर्गीकरण 2 भागों में, मूल तंत्र और पिरहोतंत्र। अब पौधों के भाग देख लेते हैं, पौधों के भाग कौन कौन से हैं। पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना और पत्ती। जड़ में कौन कौन सी आती है, जड़ में है आपका मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तना में है दृढ़ तने और कमजोर तने। ठीक है, और पत्ती कौन सी होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। ठीक है, ये सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती आपकी बहुत बार आई हुई है। ठीक है, और जड़ भी आपकी बहुत पूछी जाती है। देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे लिखा है इसका वर्गीकरण, ताकि आपको ये जो इमेज है आपके माइंड में बन जाए ये इमेज। ठीक है, और आपको क्या है, जब आप पेपर में देखो ना, तो आपको माइंड में यही इमेज बन के आए। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से ध्यान से इसको देखिए। अब फर्स्ट है हमारा जड़। जड़ क्या होती है बताइए। देखिए जड़ क्या होती है, पौधे का जो भूमि के नीचे वाला भाग होता है पौधे का, उसको हम जड़ बोलते हैं ना। तो पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर विकसित होता है, ठीक है, ये जो अंदर वाला भाग होता है वह आपका जड़ कहलाता है। मुख्य जड़ बीज के मूलांकुर से ही विकसित होती है। देखिए अब आपका बीज होता है, ये आपका एक बीज है, इसमें से क्या है एक जड़ निकलना स्टार्ट होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मुख्य जड़ कहलाती है। जड़ें पौधों को भूमि से स्थिरता या फिर पकड़ प्रदान करती हैं, तथा भूमि जल और लवणों का अवशोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। और जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं। जबकि देखिए जड़ें क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि कर रही है, जबकि जो तना होता है ना, वो प्रकाश की दिशा में ही वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये तना और जड़ दोनों में ही एक डिफरेंस है बड़ा। ठीक है, तो ये आपका देखिए जड़ के कार्य। अब जड़ के कार्य क्या क्या हैं, जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर करके सहारा प्रदान करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी मिट्टी डली हुई है, और ये आपका कोई पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जड़ें हैं। तो जड़ों में क्या है, ये मिट्टी से पूरा जकड़े रखती हैं पौधे को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका पौधा होता है वो स्थिर रहता है, और क्या है, उसको एक सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करती हैं कौन, जड़ें।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जड़ें मिट्टी से जल एवं लवण सोख लेती हैं और तने द्वारा पत्तियों को भेज देती हैं। ठीक है, जड़ें क्या है आपकी, जो आपका क्या है खनिज लवण है और जल है उसको क्या है सोख लेती हैं और पत्तियों को भेज देती हैं, किसके द्वारा, तने के द्वारा। ये जो आपका तना होता है, यहाँ पे ये जड़ें हैं, इन्होंने क्या करा, जल को अवशोषित करा और इस तने के द्वारा क्या करा, पत्तियों को भेज दिया। अब पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे अपना भोजन बना लेंगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पौधों में जड़ें श्वसन तथा एकत्रीकरण का कार्य भी करती हैं। ठीक है, तो जो जड़ें हैं और वो क्या काम करती हैं, श्वसन का कार्य भी करती हैं और एकत्रीकरण का कार्य भी करती हैं। ठीक है, अब देखिए जड़ों के प्रकार, जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, मूसला जड़ें और झकड़ा जड़ें। ठीक है, तो ये हो गई जड़ें, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक। अपस्थानिक कोई झकड़ा बोलते हैं, ठीक है, इसको झकड़ा जड़ भी बोलते हैं, झकड़ा जड़। तो देखिए मूसला जड़ क्या क्या होती है, देखिए मूसला जड़ मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आपकी एक मुख्य जड़ होती है, ये मुख्य जड़ हो गई, इसी मुख्य जड़ से अन्य अन्य जड़ें निकलेंगी, इसी जड़ से, ये जड़ हो गई, ये मुख्य जड़ है, इसी जड़ से अन्य जड़ें निकलेंगी, तो ये हो गई आपकी मूसला जड़। और आपकी एक जड़ है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, एक मुख्य जड़ है और उसके अलावा भी बहुत सारी मुख्य जड़ें निकल रही हैं, बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, ये होती हैं आपकी झगड़ा जड़ें या अपस्थानिक जड़ें। इसमें क्या होता है, ये जो जड़ होती है एक स्थान पे आके इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए फिर दूसरी जड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूलांकुर से विकसित मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इस प्राथमिक जड़ से अनेक द्वितीयक जड़ें फूटती हैं और द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ें फूटती हैं। वही मैंने जो आपको बताया, एक जड़ है मुख्य जड़, इससे प्राथमिक जड़ है, द्वितीयक जड़ फूटी, द्वितीयक जड़ से ही क्या है फिर तृतीयक जड़ फूटी, तो ऐसा होता है आपका। तो क्या करती है ये मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, मूसला जड़ें भूमि से गहराई तक जाती हैं। ठीक है, ये क्या है बहुत अधिक गहराई तक जाती हैं भूमि के अंदर। ऐसी जड़ें द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता है। ठीक है, ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसकी विशेषता है, कौन सी जड़ें, मूसला जड़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ देखिए अभी मैंने बताया आपको कौन कौन सी जड़ें होती हैं, ये जड़ बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित हो जाती हैं। देखिए जो आपकी मूसला जड़ थी वो बीज के एक मूलांकुर से विकसित होके एक मुख्य जड़ से निकल रही थी, इसी मुख्य जड़ से और निकल रही थी। लेकिन जो ये अपस्थानिक जड़ होती है ना, ये कहीं से भी निकलना स्टार्ट हो जाती है, पौधों में कहीं से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी अपस्थानिक जड़ें। ये रेशों जैसे गुच्छों के रूप में होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है रेशेदार जड़ भी कहते हैं और देखिए झगड़ा जड़ भी कहते हैं और अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं, इनके 3 नाम हैं। ठीक है, ये भूमि के अंदर कम गहराई तक जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि इनकी वृद्धि एक टाइम में रुक जाती है, तो ये भूमि के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है, आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए जो मैं अभी आपको बता रही थी। देखिए मूसला जड़ है, मूसला जड़ में देखिए यहाँ पे एक ये मुख्य जड़ निकली हुई है और इसी मुख्य जड़ से अन्य जड़ें निकल रही हैं, तो ये होगी मूसला जड़। और झकड़ा जड़ें हैं, झकड़ा जड़ में देखिए ये क्या है, ये पौधे का यहाँ पे आपका, हाँ ये देखिए ये है, ये इसमें बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। देखिए ये जड़, ये जड़, ये जड़, एक एक कोई मुख्य जड़ नहीं है, इसमें कहीं से भी जड़ निकलना स्टार्ट हो गई है, ये आपकी हो गई झकड़ा जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तना। तना क्या होता है, बीज अंकुरण में प्रांकुर से विकसित होने वाला भाग तना स्तंभ कहलाता है। और तना क्या होता है, भूमि के ऊपर वाला जो भाग होता है वो आपका तना होता है। ठीक है, तो देखिए भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि करने वाला भाग तना होता है। ठीक है, तना होता है, तने की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। सभी नवजात पौधों के तने हरे होते हैं। देखिए जितने भी पौधे होते हैं, जब वो क्या है नए नए पौधे होते हैं तो उसके जो तना होता है वो कितना होता है, हरा होता है और कितना कोमल होता है। कभी आपने देखा है तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तने पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं। अब बहुकोशिकीय रोम क्या होते हैं, देखिए आपने देखा होगा, ये तना है, ये तना है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे रेशे से निकल रहे होते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे रेसे रेसे होते हैं, बहुत हल्के हल्के, आपको आंखों से दिखेंगे भी नहीं, आप बहुत पास से जब देखोगे ना, बहुत ध्यान से, तब आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे से रेसे निकल रहे होते हैं, इनको बहुकोशिकीय रोम कहते हैं। ठीक है, आप देखना कभी इसको ध्यान से। पुष्पीय पौधों के तनों पर फूल एवं फल भी लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे जिस
पौधे में पुष्प होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए पुष्पीय पौधे होते हैं, उनके तनों में क्या है, फूल और फल भी लगते हैं। और देखिए जो फल होता है, फल जब निकलता है उससे पहले उसमें फूल निकलता है, ठीक है, और जो फूल है, फूल के बाद ही आपका फल निकलता है, ठीक है। और तना प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। देखिए अभी मैंने बताया था आपको, जो जड़ है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में, ठीक है, अगर प्रकाश यहाँ पे है तो वो इधर इस दिशा में वृद्धि करेगी, और जो तना होता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, इधर को करेगा, ठीक है। अब तने के कार्य देख लीजिए क्या क्या है। तना पौधों को सीधा रखता है, ठीक है। अब देखिए अगर तना नहीं होगा तो पत्तियां क्या सीधी रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी ना, तो तना पौधों को सीधा रखता है, तना पौधों को सहारा भी देता है, बिल्कुल सही बात है। यह पत्तियों से तैयार भोजन को जड़ों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। अभी मैंने बताया तना क्या है, तना भोजन को ले जाने का काम भी करता है, ठीक है। जड़ से पत्तियों तक लेके जाता है, कौन लेके जाता है, तना। अगर तना नहीं होगा तो फिर ये खाना यहाँ से वहां कैसे जाएगा, ठीक है। तने पर पत्तियां होती हैं जो पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण को ही क्रिया करती हैं, ठीक है। तने पर ही क्या होती हैं, आपके तने पर पौधी पत्तियां होती हैं जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पत्ती। अब देखिए पत्ती क्या है जो आपका क्या है, पौधे का थर्ड पार्ट है पत्ती। पत्ती पौधों के तने या शाखा के बाजुओं, मतलब साइड में, ठीक है, तने की क्या है, साइडों में, चारों तरफ साइडों में होती है लगी हुई, चपटी और चपटी होती है। इसकी रचना कैसी होती है, चपटी होती है, जो सदैव पर्णसंधि से ही निकलती हैं, ठीक है। पत्ती के कक्ष में सदैव एक कलिका होती है। अब देखिए ये क्या है, ये पत्तियां हैं आपकी, ठीक है, और इसके क्या है, कक्ष में क्या है, एक कली भी निकलती है। पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की होती हैं। पौधों के शीर्ष पर सबसे नवजात पत्ती एवं आधार पर सबसे पुरानी पत्ती होती है। देखिए यहाँ पे एक पौधा बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे इतना बड़ा हुआ वो, तो यहाँ पे पत्ती निकल आई, फिर और बड़ा होगा तो यहाँ पत्ती निकल आई, और बड़ा होगा यहाँ पत्ती निकल आई, ठीक है। तो सबसे पुरानी पत्ती क्या है, नीचे आधार भी है, इसको आधार बोलते हैं, बेस इसका, और शीर्ष, ये ऊपर वाली चीज क्या होती है, शीर्ष मतलब ऊपर, ठीक है। तो शीर्ष पे क्या होती है, नई पत्ती होती है हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो संयुक्त पत्ती होती है आपकी, और एक सरल पत्ती होती है। अब संयुक्त पत्ती कौन कौन सी है, देखिए संयुक्त पत्ती का पर्णफलक कटाव पत्तियों के विभिन्न स्थानों से होते हुए पत्ती के फलक तक पहुंचता है। कटाव के कारण फलक का जो आधार है छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नीम का आपका हो गया, बबूल की पत्ती हो गई, ये सब क्या है, आपकी संयुक्त पत्तियां हैं, ठीक है। और सरल पत्ती कौन सी होती है, सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही होता है। इन पत्तियों के लैमिना कुछ गहराई तक कटा हो सकता है। लैमिना की कटान की गहराई मध्य सिरा तक नहीं पहुंची हो तब ही उसे सरल पत्ती कहते हैं। अगर देखिए उसकी लैमिना की जो कटान की गहराई है वह कहाँ है, सिरा तक पहुंच गई, सिरा तक पहुंच गई, तो वहां पे आपकी ये सरल पत्ती नहीं होगी, फिर ये आपकी संयुक्त पत्ती बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, पर्णफलक क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। ये देखिए ये हमारी पत्ती की संरचना है, ये है हमारी पत्ती की संरचना। अब देखिए ये मैंने पत्ती बनाई, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, आप इसको देख सकते हैं, ये जो पत्ती का ये है, ये नीचे डंठल सा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं पर्ण आधार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पर्ण आधार बोलते हैं। और जो इसकी ये डंडी है, तना, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत। और ये बीच का भाग है, ये बोलता है मध्य शिरा, ठीक है। और जो ये जड़ें सी निकली होती हैं, इसमें रेशे सी, ठीक है, बीच बीच में आपने देखा होगा ये नसों की तरह होती हैं, ये होती हैं आपकी शिरिकाएं, ठीक है। और ये होती है आपका शिरा, शिरा होती है ये, ठीक है। और क्या है ये पर्णफलक, पर्णफलक क्या है, पूरी पत्ती का जो ये पूरा आकार है, पूरी पत्ती का ये जो पूरा आकार है, ये आपका होता है पर्णफलक, ठीक है। पर्णफलक हो गया ये आपका। और जो ये आपकी साइड की जो चीजें होती हैं, ये साइड में जो आउटलाइन बनी है, ये है आपका पर्णकोर, पर्णकोर। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो आपका पर्णार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्णार्ग, ठीक है। समझ में आ गई पत्ती की संरचना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पौधों में प्रजनन। अब देखिए पौधों में प्रजनन,
पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, मैंने बताया था अभी आपको, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के कितने प्रकार हैं? ये बीज द्वारा भी होता है, निषेचन के द्वारा होता है, परागकण के द्वारा होता है और युग्मक जनन के द्वारा होता है। क्या? लैंगिक प्रजनन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन देखिए किस किस के द्वारा होता है? खंडन के द्वारा, कलिका उत्पादन के द्वारा, बीजाणु निर्माण और विखंडन। ठीक है। तो ये जो प्रकार हैं ये अलैंगिक प्रजनन के हैं। इस तरह से क्या है? अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक प्रजनन। अब देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जनक पौधों द्वारा अपनी लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पौधों में भी नर और मादा जननांग होते हैं। देखिए जैसे क्या है, जैसे आपका ह्यूमन है, ह्यूमन में भी क्या है? आपके जननांग होते हैं। ठीक है। ह्यूमन में जननांग होते हैं, नर जननांग भी होते हैं और क्या है? मादा जननांग भी होते हैं। नर में कौन से होते हैं? शुक्राणु होते हैं आपके, और मादा में क्या होते हैं? मादा में आपके अंडे होते हैं। ठीक है। मादा में क्या होते हैं? आपके अंडज होते हैं। और ऐसे ही क्या है? ऐसे ही पौधों में भी होते हैं। पौधों में भी नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं। तो जो आपका पौधों का नर जनन अंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर या पुमंग बोलते हैं। और पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है उसे हम स्त्री केसर या जायांग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पेपर में पूछा गया है। ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये पेपर में, इसे याद रखना अच्छे से। अब देखिए पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं। पुष्प आधार, बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और अंडप या कार्पेल। अब देखिए पुष्प आधार कौन सा होता है? जो नीचे की डंडी निकली हुई होती है उसको हम पुष्प आधार बोलते हैं। ठीक है। और फिर ये जो इसका ये चीज होती है, ये होता है आपका बाह्यदल, मतलब बाहर की जो बनावट होती है इसको हम बाह्यदल बोलते हैं। फिर ऊपर आपकी पंखुड़ियां निकली होती हैं। ठीक है। पंखुड़ियों के बीच में ही आपका पुंकेसर होता है। ठीक है। पुंकेसर होता है और पुंकेसर के बीच में नीचे को क्या होता है? आपका अंडप या कार्पेल। ठीक है। ये क्या है? अंडे, मतलब स्त्री केसर या जायांग भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। जायांग होता है। ये आपके पुष्प के भाग हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको सचित्र वर्णन करा है इसका। ये देखिए ये है आपका पुष्प। ये मैंने पेन से जल्दी जल्दी में बनाया है तो आप थोड़ा इसको समझ लेना, लेकिन आपको यहाँ पे सब चीज़ें साफ दिख रही होंगी आई होप, मुझे लगता है। ठीक है। तो ये देखिए पुष्प का अंग, पुष्प का अंग कौन कौन सा है? ये देखिए पुष्प का तना। ठीक है। और ये जो ये ऐसे निकला रहता है, ये आधार, मतलब यहीं से तो ये आधार हो गया ना, क्योंकि पुष्प का जो निर्माण हो रहा है वो यहीं से तो हो रहा है, तो ये आधार हो गया, इसका बेस हो गया। ठीक है। ये देखिए मैंने ही बताया था, ये ऐसे निकला रहता है। ये बाहर की जो संरचना होती है ये होती है आपकी बाह्य दल। ठीक है। ये आपकी पंखुड़ियां हो गई। ठीक है। ये आपकी पंखुड़ियां हो गई और ये आपकी आंतरिक संरचना है। ये आपकी आंतरिक संरचना है। देखिए ये हो गई आपकी आंतरिक संरचना। ठीक है। आंतरिक संरचना में देखिए ये आपका ये जो ऊपर निकले हुए हैं दो, ठीक है, ये होते हैं आपके पुंकेसर। ठीक है। और ये बीच में होता है, ये होता है आपका स्त्री केसर। और यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये स्त्री केसर में क्या है? अंडे। ठीक है। अंडे हैं। और ये जब आपका जनन अंग, यहाँ पे लैंगिक जनन होता है तो कैसे होता है पता है? ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर ये टूट के क्या है? इसमें चला जाता है स्त्री केसर में। और क्या है? अंडों से क्रिया करके या निषेचन करके यहाँ पे क्या है? एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा परागण। अब परागण क्या होता है? जब पुंकेसर से परागण अंडप के स्टिग्मा में आता है, अभी मैंने देखिए अभी बताया है आपको, पुंकेसर से देखिए, ये देखिए पुंकेसर है आपका, ये पुंकेसर है। पुंकेसर से ये क्या है? परागण क्या है? स्टिग्मा, ये स्टिग्मा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। स्टिग्मा में आता है, यहाँ पे आ गया स्टिग्मा में, स्त्री केसर में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे परागण कहते हैं। जब पुंकेसर से परागण अंडप या अंडप के स्टिग्मा में आता है तो इसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या होता है? अब देखिए स्वपरागण, आप इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आज आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपका पूरा क्लियर होने वाला है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्वपरागण और परपरागण में बच्चों को बहुत ज़्यादा आपका क्या है? कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए स्वपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर ले जाए जाते हैं तो इसे परागण कहते हैं, जैसे सदाबहार, गुलमेहंदी और मूंगफली। अब देखिए ये आपने सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही बता दिया, समझ में ही नहीं आया। देखिए अब यहाँ पे आप मेरी बात समझिए, ये आपका एक पौधा है, ये रहा आपका एक पौधा। ठीक है। यहाँ पे ये इसकी जड़ हो गई, ये हो गया इसका तना,
यहाँ पे ये आपका पुष्प हो गया, ये हो गया आपका पुष्प। इसमें यहाँ पे एक फूल और है, यहाँ पे एक फूल ये है और एक फूल ये है, ठीक है। अब ये स्वपरागण क्या होगा, यहाँ पे आपका पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर होता है इसके अंदर भी क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। दोनों फूल हैं। अब देखिए एक ही पौधों में लगे हैं ना, ये एक ही पौधा है आपका, एक ही पौधा है, एक ही पौधे के क्या है, इसी पौधे के ये वाला जो पुंकेसर है ये किसी भी तरह से इस पे गिर जाए, दूसरे फूल पे क्या है, हवा के द्वारा गिर सकता है, ठीक है। हवा चलेगी, हवा के द्वारा क्या है, ये पुंकेसर का जो पुमंग है ये क्या है, दूसरे पुष्प पे गिर जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी पौधे के दूसरे पुष्प पे परागण गिर जाते हैं, वह आपका स्वपरागण कहलाता है। अब पर परागण में क्या होगा, अब यहीं पे समझ लीजिए आप पर परागण क्या होगा। परागण क्या होगा, यहाँ पे ये आपका पौधा हो गया, ये आपका फूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पौधा ये, और ये क्या है, दूसरा फूल। अब देखिए ये क्या है, एक ही जाति के होने चाहिए, लेकिन अगर ये गुलाब का है तो ये भी गुलाब का होना चाहिए, जाति एक ही होनी चाहिए। तो देखिए जब एक पुष्प के परागण, ये वाले पुष्प के परागण आप उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पे, उसी जाति के दूसरे पौधा, ये दूसरा पौधा हो गया ना, दूसरे पौधे के पुष्प पर गिर जाते हैं या चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये पर परागण होता है, ठीक है। अब ये पर परागण कैसे हो सकता है, जैसे कि हवा के द्वारा ये उड़ के चले गए, यहाँ पे इसके परागण उड़ के चले गए, या फिर किसके द्वारा चले गए, आपके कीटों के द्वारा। यहाँ पे कोई तितली बैठी इस फूल पे और उसके पैरों पे ये परागण चिपक कर फिर वो दोबारा यहाँ बैठ गई, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएंगे इसके पैरों के द्वारा, ठीक है। भौरे के द्वारा आ सकते हैं, तो ये हो गया आपका पर परागण। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये पर परागण यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने समझा दिया है आपको, वही आपकी बात लिखा हुई है। जब एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा में लाया जाता है तो उससे संकर परागण या पर परागण कहते हैं। जैसे कि सूरजमुखी और गेंदा, इसके यहाँ पे आपका क्या है, तितली बैठ गई सूरजमुखी के पौधे पे, पुष्प पे बैठ गई और जो दूसरे पौधे पे चली गई, तो यहाँ पे क्या है, ये पर परागण हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलैंगिक प्रजनन। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक, अब देखिए इसमें एक ही आपका क्या है, एक ही आपका जनक होता है, एक ही या तो आपका क्या है स्त्री केसर ही होगा या फिर आपका पुंकेसर होगा। इसमें दो जननांग नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही जननांग से क्या होता है, प्रजनन होता है। अब देखिए इसमें युग्मक या जननांग नहीं होता है, ठीक है। या तो एक ही होगा, एकल जनक से बनता है, और या फिर एक भी नहीं होगा। देखिए इस प्रक्रिया में जनक पौधे या तो विभाजित हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बीजाणु है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको एक बीज है। अब देखिए इसमें कैसे होगा जननांग, अगर अलैंगिक जनक ये होगा जनन, तो कैसे होगा, क्या है, ये दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में ये टूट गया। अब ये दो भागों में टूट गया तो इसमें से एक नया बीज उत्पन्न हो गया, जो हमारे क्या है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे कि देखिए इस प्रक्रिया में जनक पौधे या तो विभाजित हो जाते हैं या फिर जनक पौधे का एक हिस्सा नया पौधे बनाने के लिए अलग हो जाता है, तो यही हमारा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन में मैंने आपको बता दिया कि पुंकेसर के जो आपके परागण होते हैं वह क्या है, स्त्री केसर में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या है, आपकी निषेचन की क्रिया होती है जो आपका लैंगिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन हमने पढ़ लिया। अब ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक आपका वर्गीकरण होता है, आप अलैंगिक प्रजनन की एक विधि बोल सकते हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है जो हमारी कायिक प्रवर्धन कहलाती है, बहुत आती है ये पेपर में कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि आपने कोई भी तना, जैसे आपने ये आपका गुलाब का पौधा है, ठीक है, आपने इसका क्या करा, तना काट दिया यहाँ से और ये तना दूसरे पौधे में जाके लगा दिया, तो हम क्या बोलते हैं, कलम बनाकर लगाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पौधे से आपने एक तना काटा और दूसरे पौधे में लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक नया पौधा बन गया, उसी तने से दूसरा पौधा बन गया ना, तो यहाँ पे एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो यह है, ये अलैंगिक जनन के द्वारा हुआ है इसका निर्माण, क्योंकि आपने एक क्या है तने को काट दिया, वो दूसरे में लगा दिया, वो दूसरा उत्पन्न हो गया वहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। जब पौधे अपने कायिक अंगों, जड़, तना या टहनियाँ या पत्ते, ठीक है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, कोई सी भी चीज़ से नए पौधों का जन्म देते हैं, तो इसे कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आपकी क्या है, गुलाब की कलम लगाना, आलू के नए पौधों को उगाना, ये आपका किस में आएंगे, कायिक प्रवर्धन में आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा
भौतिक मापन। देखिए अब हमारी यहाँ पे आपका बायो वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्या है आपका भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट में आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखना वीडियो को, और क्या है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, काफ़ी मेहनत से क्या है मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और आप कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छे-अच्छे कमेंट करना और बताना कि आपको क्या-क्या समझ में आया, क्या-क्या समझ में नहीं आया। जो भी चीज़ हो, जैसा भी हो आप बताना, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा भौतिक मापन। देखिए भौतिक मापन क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को मापने के लिए कोई संख्या होती है ना, तो उस संख्या से व्यक्त करना ही भौतिक मापन कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 5 किलो आम दे दो, ठीक है? तो 5 किलो, तो ये 5 केजी जो हो गया ना, वही क्या है हमारा भौतिक मापन हो गया। मैंने बोला 5 किलो मुझे आम दे दो, तो अगर मैं बोलती आम दे दो तो उसे पता नहीं चलता ना, ठीक है? तो इसको कन्फर्म करने के लिए मैंने एक भौतिक राशि का प्रयोग किया जो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक मापन कहलाती है, जो कि हमारा क्या है 5 केजी, ठीक है? अब देखिए भौतिक अब ये हमारी राशियाँ होती हैं ना, तो वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी सदिश राशि और दूसरी होती है हमारी अदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियाँ हमारी सदिश राशि कहलाती है। जैसे कि वेग, बल, संवेग, भार, आवेग, ठीक है? विस्थापन। तो जो बल होता है ना, उसको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये हमारा सदिश राशि हो गया। अब देखिए अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब देखिए दिशा की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, तो ऐसी जो भौतिक राशियाँ होंगी वो हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका लंबाई हो गया, दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है हमारी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, याद करने में तो कुछ है नहीं, समझ में आ ही गया होगा आपको। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी वो सदिश राशि, जिसमें दिशा दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, वो हो गई हमारी अदिश राशि। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में देखिए, एमकेएस पद्धति में देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए एम का है मीटर, के का है किलोग्राम और एस का है सेकंड। तो मीटर किसका होता है, लंबाई का, ठीक है? किलोग्राम आपका द्रव्यमान और सेकंड क्या है, समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का हो गया सेकंड। अब एसआई पद्धति में क्या है, विद्युत धारा का मापन होता है आपका एम्पियर के द्वारा, ताप का है केल्विन, ठीक है? पदार्थ की मात्रा किससे मापी जाती है, मोल, ठीक है? ज्योति तीव्रता कैंडिला, समतल कोण का होता है आपका रेडियन, घन कोण होता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखिए दूरी के मापन, देखिए ये तो आपको वैसे भी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इतनी, ठीक है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं, 1 एंग्स्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? अब देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम, 1 टन में 1000 किलोग्राम, ठीक है? 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 दिन में 24 घंटे या 86,400 सेकंड, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मापन के उपकरण। अब देखिए मापन के उपकरण क्या-क्या हैं? एमीटर, एमीटर किसके लिए काम में आता है, विद्युत धारा मापने के लिए। बैरोग्राफ वायुमंडल दाब मापने के लिए। कार्डियोग्राफ से आपकी हृदय की गति मापी जाती है। फेदोमीटर से आपका समुद्र की गहराई मापी जाती है। ट्रांसफार्मर से प्रत्यावर्ती धारा मापते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा गति। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया गति, मोशन, ठीक है? फोर्स तो आपका बल हो गया, ठीक है? गति, मोशन। अब देखिए बता गति क्या होती है, गति क्या है, जब किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह गतिमान अवस्था में होता है, अतः किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब देखिए मतलब अगर कोई वस्तु क्या है विराम अवस्था में है और क्या है समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, मतलब वह गतिमान अवस्था में आ गई। विराम अवस्था में थी और गतिमान अवस्था में आ गई समय के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गति हो गई उसकी, ठीक है? इसी प्रकार को क्या कहते हैं,
इसी को हम गति कहते हैं। अब गति के प्रकार, गति निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप गति, लुढ़कन गति, आवर्ती गति। देखिए रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति वह होती है जब कोई वस्तु किसी एक सीधी रेखा में चलती है तो वह आपकी रेखीय गति होती है। वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति क्या है? जैसे कि सारे ही ग्रह अपने इनकी एक कक्षा है, ठीक है, अपनी कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं, तो ये वृत्तीय गति हो गई। सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं ये क्या हो गई? वृत्तीय गति हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं तो ये हो गई उनकी वृत्तीय गति। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं? अब पृथ्वी क्या है? अपनी धुरी पर घूमती है, ये धुरी हो गई, ठीक है, इस धुरी पर क्या है? इसी धुरी पर चारों ओर घूम रही है तो ये हो गई घूर्णन गति। ठीक है, देखिए अब मैं इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको यह इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कहीं समझ में आएगा। ठीक है, दोलन गति क्या होती है? अब देखिए दोलन गति क्या है। यहाँ पे मैंने क्या है, एक पेंडुलम है, ये आप चाहे घड़ी का पेंडुलम मान सकते हैं, ये एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम क्या है? इधर उधर मोशन करता है। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये क्या है? अंतिम स्थिति। तो पहले क्या है? इधर को जाता है, ये प्रारंभिक स्थिति, फिर ये क्या है? अंतिम स्थिति। तो इस प्रकार की जो गति होती है ये आपकी दोलन गति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रक्षेप गति। अच्छा, घूर्णन गति में घूमता हुआ लट्टू वो क्या है? अपने अक्ष पे घूमता है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रक्षेप गति क्या होती है। मैं एक जगह से किसी वस्तु को फेंकती हूँ, जैसे कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैंने किसी वस्तु को फेंका तो वो इस प्रकार से होता हुई जाती है, तो जो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुढ़कन गति। लुढ़कन गति, कोई भी वस्तु लुढ़कती हुई जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? लुढ़कन गति कहते हैं। आवर्ती गति, ठीक है, आवर्ती गति क्या होती है? देखिए पहले क्या है, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस प्रकार की जो गति होती है ये आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन की गति के नियम। अब देखिए न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3 नियम है। तो गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे कि मैंने आपको माना कि यहाँ पे क्या है, एक बॉल रखी हुई है, अब ये रखी है बॉल, ठीक है, अब क्या ये अपने आप गति कर सकती है? नहीं कर सकती ना, जब तक कि मैं इसको बाहर से कोई बल ना लगाऊं इस पे, या मैं इसको धक्का ना मारूं। ठीक है, अगर जब तक मैं इसको धक्का नहीं मारूंगी, जब तक ये गति अवस्था में नहीं आएगी, जब तक ये क्या है, विराम अवस्था में ही रहेगी। तो जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, बाहर से कोई क्या है, आपका बल नहीं लगाया जाएगा, तब तक क्या है, इसकी अवस्था में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो यही आपका क्या है, गति का प्रथम नियम है, इसे है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम देखिए क्या है, दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति के द्वितीय नियम में आपका F बराबर ma ये वाला भी आता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने, आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण, ए क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है ना, और एम फॉर मास होता है, मास मीन्स द्रव्यमान और एक्सेलरेशन त्वरण। ठीक है, तो मास द्रव्यमान और क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण, तो एम ए तो गुणा में है ना ये, तो इनका जो गुणनफल हो गया, तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये आपका गति का द्वितीय नियम हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, अब जैसे गति के द्वितीय नियम में आपका क्या आएगा, संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं इसे। तो इसमें अगर मैं बोलूं एक अपना सीधा सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, उसने क्या है, बॉल को मारा, तो बॉल को मारा जब बॉलर है या फिर कोई उस टीम का जो मेंबर है वह कैच पकड़ने के लिए उस बॉल को जाता है, अगर वह अचानक से एकदम हाथ में कैच पकड़ेगा बॉल, क्योंकि बॉल क्या है, बहुत तेज गति से आ रही है, बॉल आपकी क्या है, बहुत तेज गति से आ रही है आपकी, तो यहाँ पे अगर वो एकदम हाथ लाएगा अपना तो उसके हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, तो वह क्या करता है, पहले अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है, अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है और क्या है, इस बॉल को आने देता है और हल्के हल्के अपने हाथ को पीछे जाते हुए इस बॉल को रोकता है। तो ये जो गति हो गई आपकी, यही क्या है, गति का द्वितीय नियम है और संवेग संरक्षण का नियम भी है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गति का तृतीय नियम। अब देखिए गति का तृतीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया उसके बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया क्या है उसके बराबर में होगी और उसके विपरीत भी उतनी ही क्रिया होगी। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। देखिए उसने क्या है, किसी ने बंदूक चलाई, ठीक है, बंदूक चलाई, बंदूक से गोली निकली आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर गोली निकली, ठीक है, आगे क्रिया हुई, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया पीछे भी हुई। पीछे जो व्यक्ति था उसे क्या है, झटका लगा एकदम, क्या है, बंदूक से क्या है, एकदम झटका लगा। ये क्या है, प्रतिक्रिया हुई। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही हमारा गति का तृतीय नियम है और इस तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके गति के नियम। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन, जब किसी वस्तु को, अब देखिए आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मैं किसी भी वस्तु को अगर ऊपर फेंकूं, ठीक है, मैं किसी भी वस्तु को अगर आसमान की ओर फेंकूं तो वह लौटकर दोबारा किधर आएगी, पृथ्वी की ओर ही आएगी। क्यों, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। इसके लिए एक बल उत्तरदायी होता है, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अपना एक अलग ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिसके कारण वह हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर हम इस पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हमारे जो कदम इस पृथ्वी पर जमे हुए हैं वह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। ठीक है, जानते हैं ना ये आप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला, अब कोई दो पिंड है, ये मैंने मान लिया ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, तो इसका भी द्रव्यमान होगा m। ठीक है, इसका द्रव्यमान होगा m, इसका भी द्रव्यमान होगा m, तो मैं इसे m1 मान लेती हूँ, इसे m2 मान लेती हूँ। तो इन्होंने ये बोला है इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों पर कार्य करने वाला आकर्षण जो बल है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, जो ये द्रव्यमान है दोनों पिंडों के, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती यहाँ पे आपका m1 और m2 हो जाएगा, दोनों पिंडों का द्रव्यमान, और उनकी बीच की दूरी किसके होती है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उनकी बीच की जो दूरी होती है r, उसके क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो 1 में आ जाएगा, तो उसके बल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब जब ये हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट g आ गया, तो F बराबर g m1 m2/r²। ठीक है, और g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल नियतांक। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्व नियतांक है। ठीक है, समझ लिया आपने, ये अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये आपका आया हुआ है। ठीक है, ये आपका आया हुआ है पेपर में, कहाँ पे थे हम, ये है। ठीक है, ये आपका पेपर में आया हुआ है, 2019 के पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, इसका नियम आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा दिया है पूरा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चाल। चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। तो यहाँ से अगर चाल का मैं मात्रक निकालूं तो मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो बटे का मतलब पर तो आएगा ही ना, तो मीटर पर सेकंड, ऐसे हम मात्रक निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा चाल के प्रकार। चाल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, चाल दो प्रकार की होती है, औसत चाल और आपेक्षिक चाल। अब औसत चाल क्या होती है, देखिए औसत चाल क्या है, औसत चाल का होता है कि कुल चली गई दूरी और कुल समय, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी या कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय, आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपेक्षित चाल। आपेक्षित चाल क्या होती है,
बताइए आपेक्षिक चाल क्या होती है? देखिए, आपेक्षिक चाल होती है कि जितनी आपकी चाल कोई भी वस्तु अगर किसी भी कोई दूरी तय कर रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने माना ये ट्रेन है, ट्रेन क्या है, ये चलते हुए जा रही है और यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? प्लेटफॉर्म है, इसको पार करते हुए जा रही है, तो जो इसकी आपेक्षिक चाल होगी, इन दोनों की दूरी और बटे इन दोनों का समय, ठीक है? तो ये होती है आपकी आपेक्षिक चाल। नेक्स्ट है हमारा बल। फोर्स क्या होता है? बल वह कारक है जो किसी पिंड की विराम या गति की स्थिति को बदल देता है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था द्वितीय नियम में, ठीक है? देखिए, बल मैंने अभी बताया था आपको, जब तक हम किसी चीज पे क्या है फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर कोई वस्तु है, मैं अगर इस पे बल नहीं लगाऊंगी तो क्या है, इसकी आपकी स्थिति है वह नहीं बदलेगी। तो बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या है, परिवर्तन कर देता है। बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं आप देखिए। बल निम्न प्रकार का होता है: चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल और घर्षण बल। चुंबकीय बल क्या होता है आपका? ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी का जो बल होता है, ठीक है? पृथ्वी का वह गुण जिसके कारण वह क्या है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। नाभिकीय बल, ठीक है, दो आपके नाभिक हैं, ठीक है? बताइए नाभिकीय बल कौन सा होता है? नाभिक में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, वह क्या है? नाभिकीय बल के कारण ही रहते हैं। पेशीय बल क्या होता है? ठीक है, पेशीय बल क्या है? डेली की जो आपकी लाइफ है उसमें क्या है, मनुष्य जितने भी क्या है शारीरिक कार्य करता है, शारीरिक श्रम करता है, शारीरिक श्रम करता है, वह आपका पेशीय बल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है? किसी भी विद्युत उपकरण के द्वारा कोई भी कार्य होना विद्युत बल कहलाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपका जैसे कोई भी वर्क हो रहा है तो वह आपका विद्युत बल है। घर्षण बल क्या होता है? देखिए, घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया हुआ है आपका। देखिए 2019 के पेपर में भी आया हुआ है। देखिए, घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करती हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी दो आपके वस्तुएं हैं, उसमें क्या है, विभिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य क्या है, बल उत्पन्न करता है। जैसे कि आप ये चलते हैं तो आप अपने पैरों के माध्यम से चल रहे हैं जब, तो आप क्या है, पृथ्वी के पीछे पीछे क्या है, एक फोर्स लगाते हैं। जो आपका पैर है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपने पैर को क्या है, ऐसे पीछे की ओर धक्का मारा, तो पृथ्वी के और आपके पैर के बीच क्या है, घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए घर्षण बल के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटेनिक घर्षण बल। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण बल क्या है? आपका कोई सीधा, ये आपका क्या है, कोई सीधा प्लेटफॉर्म है, कोई भी सीधा माध्यम है, आप इस पर चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका स्थैतिक घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल, जैसे कि सर्पी घर्षण बल में आपका ये तिरछा, ठीक है, तो ये खिसकने वाला जो होता है आपका, खिसकने वाला जो माध्यम है, उसको वहां पे क्या है, आपका सर्पी घर्षण बल लगता है। और लोटेनिक घर्षण बल, जो लुढ़कती हुई वस्तुएं चलती हैं, उसको हम लोटेनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या नेक्स्ट है। अब देखिए, फिजिक्स में आपका इतना कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में देखिए, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं, मैटर, द्रव्य। देखिए, इस द्रव और इस द्रव में बहुत डिफरेंस है। ये द्रव लिक्विड है और ये है मैटर। ठीक है, मैटर है और ये लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका बुक हो गया, ठीक है, आपका फोन हो गया, इसमें द्रव्यमान है और स्थान भी घेरेगा। कहीं पे आप रखोगे तो स्थान घेरेगा या नहीं घेरेगा, तो ये क्या हो गया आपका पदार्थ हो गया। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होती है? ठोस क्या है? जिस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। आकार और आयतन दोनों ही, जैसे कि ठोस में आपका फोन आ गया, इसका क्या है, आयतन और आकार दोनों ही क्या है, निश्चित है। जैसे कि ईंट हो गई, कार हो गई, तो ये आपके ठोस में आएंगे। द्रव क्या है? द्रव वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन क्या है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि आपका जल हो गया, लिक्विड वाली जो भी चीजें आएंगी वो सब आपकी द्रव में आएंगी, द्रव में। ठीक है, लिक्विड वाली जो चीजें आएंगी। नेक्स्ट है हमारा गैस। जिन पदार्थों के आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं।
अब दोनों ही अनिश्चित होंगे। देखिए गैस का कोई ना ही आयतन होता है ना ही आपका आकार होता है। उसको आप जिस बर्तन में करोगे, जिस भी आप उसको बर्तन में करोगे, गैस को वह क्या है उसी बर्तन का आकार ले लेगी। आप सिलेंडर में भरोगे तो सिलेंडर में भर जाएगी, ठीक है। किसी और चीज में भरी जाएगी तो उसमें भर जाएगी, और अगर बाहर आएगी तो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गैस। गैस कौन कौन सी है? जैसे आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी आपके क्या है? ये सारी गैसें हैं। तो आपके क्या है, ये समझ में आ गया? आपका ठोस, द्रव, गैस, ये सब सब समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया है वह आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। द्रव से वाष्प में, जैसे कि हमने किसी पानी को क्या है, वो पानी को गर्म करने रखा तो कुछ पानी क्या है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो वही हमारी क्या है, वाष्पीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वथन। क्वथन क्या होता है? क्वथन क्या है? देखिए कहाँ पे थे हम, ये है क्वथन। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। देखिए अब हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या है, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और गर्म करेंगे तो और हाई होगा, और गर्म करेंगे तो और हाई होगा। वैसे क्वथन को इंग्लिश में बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब उबालना, बॉइलिंग, ठीक है। तो फिर क्या है, और गर्म करेंगे और आपका क्या है, टेम्परेचर हाई होगा। एक टाइम पे क्या होगा, वह उबलने लगेगा, ठीक है, बॉयल हो जाएगा पानी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। उस टाइम पे क्या है, उसका ताप अब स्थिर हो गया। जितना उसका ताप होना था उस टाइम पे क्या है, जब वो उबला पानी बॉयल हुआ वहां पे आपका स्थिर हो गया। इस क्रिया को ही क्वथन कहते हैं, ठीक है। किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। आपने पानी उबलता हुआ देखा होगा, उसमें बुलबुले उठते हैं जब वो उबलता है तो, ठीक है। तब वहां पे क्या है, ताप स्थिर हो जाता है और उसे ही क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आते हैं ये, ठीक है। यौगिक क्या है? देखिए, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अब देखिए, यह क्या है, यौगिक वह होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से तो बनता है, लेकिन किससे? एक निश्चित अनुपात में। मिश्रण और यौगिक में बस यही एक आपका वर्ड का डिफरेंस है कि एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया जल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण। अब देखिए जल कैसे हो गया यौगिक में, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ। जल को क्या कहते हैं, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। H2O होता है। तो देखिए H का क्या है, H का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 8। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो अनुपात है एक निश्चित अनुपात है, 1:8। तो इसका जो अनुपात हो गया वो निश्चित हो गया ना, 1:8 में मिला हुआ है ये, तो ये इसलिए यौगिक हो गया। और जिसका अनुपात निश्चित नहीं होगा वो मिश्रण हो जाएगा आपका। कितना सिंपल है। तो मिश्रण देखिए क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से किसी भी अनुपात में मिला हो। देखिए मैंने ये बताया, इसमें अनुपात निश्चित ही नहीं होगा, किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है। जैसे कि चीनी और नमक, ठीक है, और नमक और पानी, तो इनके जो मिश्रण होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, इनके जो आपके मिश्रण है ये आपके क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण के प्रकार। तो देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन कौन सा होता है? ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग के गुण दूसरे भाग के गुणों के समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि शरबत, ठीक है। देखिए शरबत में क्या है, आप चीनी और नमक घोलेंगे तो पूर्णतः घुल जाएगा ना, उसमें पूर्णतः घुल जाएगा। तो इसलिए ये हो गया समांगी मिश्रण। ये आपकी ट्रिक है ऐसे याद करने की, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण दूसरे भाग के गुणों के समान होंगे, ऐसा मिश्रण आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि शरबत, इसमें आप एक बार चीनी, नमक और नींबू घोल देंगे तो क्या है, वह पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो समांगी मिश्रण ऐसे याद रख सकते हैं आप। विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके गुण अलग अलग, ठीक है, जिसके गुण अलग अलग भागों में होते हैं अलग अलग भागों में अलग अलग होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी एवं नमक का मिश्रण। अब देखिए चीनी और नमक को मिलाएंगे आप, तो उसमें से क्या है, आप चीनी और नमक को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, पूर्णतः तो नहीं घुल गया ना, ठीक है। ऐसी जल तथा तेल है, इसका मिश्रण आपस में बिल्कुल मिक्स तो नहीं हो पाएगा। देखिए जल क्या है, ऊपर आ जाएगा और तेल क्या है, नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका विषमांगी मिश्रण हो गया इस तरीके का।
अब नेक्स्ट है आपका मिश्रणों का पृथक्करण। आप मिश्रणों का पृथक्करण किस किस टाइप से कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। किसी मिश्रण से उसके तत्व को अलग करने को पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप चीनी और नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, तो यही क्या है, पृथक्करण कहलाता है। ये पृथक का मतलब ही होता है अलग करना। ठीक है, अब पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं, बीनना, चालना, फटकना, ओसाना, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपातन, छानना। देखिए अब मैं आपको इसका क्या है थोड़ा डिफाइन करते हुए चलती हूँ। बीनना, आपने गेहूं बीने होंगे, जानते हैं आप, गेहूं के साथ साथ उसमें क्या है कंकड़ और छोटे छोटे मिट्टी मिली होती है, तो उसको ही आप अलग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, बीनना कहलाता है। चालना, ठीक है, चलने से आप क्या करते हैं, उसे चलाते हैं। या जो आपने का फटकने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, वो फटकने वाला जो होता है सूप बोलते हैं शायद उसे, हैं, तो उसमें उससे क्या है आप उसे चलाते हैं, तो क्या है आप उसमें से सारे जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देते हैं। फटकना, ये भी उसी से करा जाता है, जो चालने वाला होता है, सूप होता है शायद, वो उसी से करते हैं। ठीक है, ओसाना, ओसाना क्या है, ओसाना एक विधि होती है जिसमें क्या है आप पंखा चला के और क्या करते हैं, अ, उससे उसके जो हल्के हल्के जो वो होते हैं, हल्की-हल्की, एक तो है इसमें मिश्रण में, जैसे आपका चावल है, चावल में क्या है आपके धान के थोड़े वो मिले हुए हैं, धान की पत्तियाँ होती हैं वो मिली हुई हैं। आपने क्या करा, इसको क्या है नीचे गिराया और पंखा चला दिया, तो क्या है वो पत्तियाँ अलग हो गईं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या क्या अलग करेंगे, जैसे कि लोहे के टुकड़े हैं, जैसे कि बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है, उसमें क्या है लोहे के टुकड़े हैं, तो आप चुंबक लेंगे और चुंबक में क्या है इसको डालेंगे, तो लोहे के टुकड़े क्या है इसमें से बाहर आ जाएंगे निकल के। तो ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वपातन होता है आपका किसी भी पदार्थ को गर्म करके बिना द्रव में बदले डायरेक्ट वाष्प में बदल जाना। देखिए डायरेक्ट वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन कहता है। देखिए पहले क्या है, कोई वस्तु है वह ठोस में है, ठोस से डायरेक्ट द्रव में ना बदल के डायरेक्ट क्या है गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, वह आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। ऊर्ध्वपातन में हमारे, जैसे मैं एग्जांपल बता सकती हूँ, जैसे आपका नौसादर हो गया, ठीक है, कपूर हो गया, ये सब क्या है ऊर्ध्वपातन से, ये डायरेक्ट गर्म करके क्या है गैसीय अवस्था में हो जाते हैं, तो ये आपका क्या है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका छानना। छानना तो आप सबने देखा ही होगा कि आप छन्नी से छानते हैं। ठीक है, भारण, भारण मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपका पानी है, पानी, ठीक है, पानी आपका आपने भर दिया, एक गिलास में पानी भर दिया, उसमें क्या है रेत है, ठीक है, तो रेत क्या है नीचे बैठ जाएगी, और क्या है आप उसके सहारे रेत को अलग कर सकते हैं। तल छटीकरण, तल छटीकरण क्या होता है, ये भी आपका ऐसा ही होता है, इसमें क्या है आप पानी भरेंगे और या नीचे आपका जो भी भारी पदार्थ है वह क्या है पानी के नीचे बैठ जाएगा, तो ये आपका तलछटीकरण हो गया। अपकेंद्रण, ऐसे ही आपका आसवन, ऐसे ही आपका क्रिस्टलीकरण, ये सब एक सी विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया, मैंने आपके इंपॉर्टेंट थोड़े क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो देख लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, अमरवेल, सिंघाड़ा एवं आर्कटिक में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, तो अमरवेल यह एक परजीवी है जो अपनी आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आहार पौधों से ग्रहण करता है। देखिए अमरवेल क्या होती है, ये परजीवी होती है, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होती है, और जो इसकी बेल जाती है ना वो मतलब अपने इसका अपना सहारा नहीं होता है, ये आप कहीं पे भी डाल दोगे उसी पे होने लगेगी, और दूसरे पौधों से क्या है ये अपना चूसक इसके जड़ होती हैं, उससे क्या है ये अपना आहार ग्रहण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंघाड़ा। सिंघाड़ा क्या है, देखिए सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी है और ये क्या है पानी के पास घनी होकर फैलती हैं। आर्किडिक, ठीक है, आर्किड क्या होता है, इसकी जड़ें वायु में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलपूर्ति करती हैं। ठीक है, इसके देखिए इसके जो ये आपके देखिए इसका तना है, इसमें क्या है स्पंज होते हैं। ठीक है, स्पंज सिरों के द्वारा ये क्या करती हैं, इस नीचे से जल को अवशोषित करती हैं और पौधों में क्या है जल की पूर्ति करती हैं। इन्हें वायुवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृत्तिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मृत्तिका।
देखिए जब सेल लुढ़क कर, सेल क्या है, जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों पे क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं जो बड़ी बड़ी, वहां पे क्या है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर, देखिए आपने देखा होगा, जो हवा होती है तो हवा के साथ साथ धूल उड़ती है, तो ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर क्या है, जम जाती है, तो यही क्या है, मृत्तिका कहलाती है आपकी। और इसमें क्या है, इसमें दोमट या जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो देखिए जरायुज क्या है, देखिए जरायुज वो होते हैं जो क्या है, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, और अंडायुज क्या है, अंडायुज वो है होते हैं जो अंडे देते हैं। तो जरायुज में क्या है, जरायुज में मनुष्य जो है अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखता है और क्या है, फिर बच्चे पैदा करता है। जबकि जो आपके पक्षी हैं और भी थोड़े जीव हो गए, वह क्या है, अंडे देते हैं, तो वह आपके हो गए अंडायुज। और जरायुज में आपका आएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब आपके जरायुज में आएंगे जो भी बच्चे पैदा करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है। अब देखिए मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, वहां पे मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी की कमी के कारण यहाँ पे क्या है, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वह क्या है, कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये कांटों का रूप ले लिया इन्होंने, पत्तियों ने। अब ये जब वर्षा होगी कभी या फिर कभी भी इसमें पानी आएगा, तो ये क्या है, ये पत्तियां, ये जो कांट, पत्तियों का रूप ले लिया, कांटों ने पत्तियों का, जो आपने पत्तियों का रूप ले लिया है, सॉरी, पत्तियों का रूप किसने ले लिया है, कांटों ने ले लिया है। तो ये कांटों में क्या है, पानी स्टोरेज हो जाता है, पानी क्या है, पानी का संग्रहण कर लेती है ये नुकीली आपकी कांटे। ठीक है, तो पौधों पर, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, क्योंकि वहां पे आपकी जल की कमी होती है। और क्या है, इन कांटों में, इसलिए जो ये कांटे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं वह क्या है, कांटों का रूप ले लेती हैं, और इन कांटों में क्या है, जल संग्रहण रहता है। इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए जरा, इन पौधों की मुख्य विशेषता। इन पौधों की मुख्य विशेषता ये है कि इनको बिना पानी के भी ये क्या है, यहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं, अनुकूलित रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, किण्वन क्या है, बताइए किण्वन क्या है। देखिए किण्वन को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बुनकर, उन्होंने बताया था, नहीं बुकनर था, सॉरी बुकनर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, बुकनर। ठीक है, बुकनर थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की, आपकी क्या है, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब वहां पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसमें। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और क्या है, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, देखिए किण्वन के द्वारा आपका दही का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे आपकी, मैं अगर यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन बता देती हूँ इसकी, किण्वन की। यहाँ पे एक दो, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ पानी। ठीक है, इन दोनों के साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, जाइलम क्या है, जाइलम क्या होता है, जल का संवहन संवहन करना होता है। देखिए पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे और ध्यान आ गया, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन, जल का संवहन करना। और फ्लोएम होता है एक, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का, भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, भोजन का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। ठीक है, तो जाइलम मतलब जल का संवहन, और फ्लोएम मतलब भोजन का संवहन। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक पौधों से क्वेश्चन था, आ जाता है कभी कभी, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपका ग्लूकोज और जल की क्रिया करवाई, तो यहाँ पे क्या है, एथिल अल्कोहल बनेगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी CO2। तो ये क्या है, ये किण्वन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बीज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जरा, बताइए बीज क्या होते हैं। देखिए बीज क्या है, बीज जो होते हैं, इनके अंकुरण से क्या है, नया पौधा बनता है, इनके अंकुरण से नया पौधा बनता है। और बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा होता है आपका द्विबीजपत्री।
द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के आपके बीज होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री में जैसे आपका क्या है, एक बीज होता है। एक बीजपत्री में आपका एक बीज होता है और द्विबीजपत्री में क्या है आपके बहुत सारे बीज हो सकते हैं, 2 बीज या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक बीजपत्री में जैसे आपका क्या-क्या आएगा, धान आएगा, मक्का, गेहूँ, ये आपका आएगा एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में आपके आएंगे चना, मक्का, गेहूँ। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो बीज किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने इतने ही शायद क्वेश्चन, हाँ अब आपका क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए मैथ वो सॉरी साइंस में क्या है आपका, साइंस में जितना भी टॉपिक थे मैंने यहाँ पे आपको सभी कवर अप करवा दिए हैं। आप इसमें से सबको एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर लेना, 3 बार चाहे तो 3 बार पढ़ लेना, लेकिन आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए आपके पेपर को क्या है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज आपकी 5 तारीख है, 6 और 7, फिर 8 को तो आपका पेपर है ही। तो 8 को आपका पेपर किस चीज़ का है, एक तो आपका सीडीपी, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो फिर आप बाल विकास की तो मैंने वीडियो डाल दी है, शिक्षण अधिगम की अगर हो सका मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाल दूँ। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाए। और देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग कहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या है मैं सब अपडेट देती रहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ठीक है, आपका थैंक यू। आप लोग मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।